नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि विधान परिषदों वाले राज्यों में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जो 2007 में जो पुंछ कमीशन बना था, इसने ये सुझाव दिया था कि विधान परिषदों वाले राज्यों में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। वहीं जो ऑप्शन ए है, राजमनार कमेटी की स्थापना आपकी 1969 में हुई थी। और ये राजमनर कमेटी की स्थापना आपके केंद्र और राज्य के संबंध में पहलुओं की जांच करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। वहीं जो ऑप्शन सी है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ये आपके 1973 में आया था। और ये प्रस्ताव इसको इसलिए लाया गया था कि पंजाब को एक स्वायत्त राज्य स्वीकार करने के लिए इसको लाया गया था कि पंजाब को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी व्यक्ति को राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी अर्हताएं या कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक है। पहला कथन कह रहा है कि वो संबंधित राज्य के किसी भी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का एक निर्वाचक होना चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको विधानसभा का सदस्य बनना है तो आपको उस राज्य का मतदाता होना जरूरी है, तभी आप उस राज्य के विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हो वहीं का मतदाता हो, आप किसी और जगह का भी मतदाता हो, बस उस राज्य का होना चाहिए। जिस क्षेत्र से आप लड़ रहे, जरूरी नहीं कि वहाँ का मतदाता हो, पर उस मतदाता लिस्ट में वहाँ के उस राज्य में आपका नाम होना चाहिए। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये ध्यान रखना, जो ये पहला कथन है इसका जो मेंशन है ये आपके हमारे संविधान में नहीं, बल्कि जो 1951 का जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है इसके तहत ये क्राइटेरिया को जोड़ा गया है। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी वायु 30 से कम नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा कथन गलत है। अगर आपको राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना है तो आपकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप बन सकते हैं। और इसमें 30 साल दे दिया गया है, तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो पहला कथन ठीक है, दूसरा कथन गलत है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि इसमें 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि 3 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं या कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। पहला कथन कह रहा है कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो पहला कथन गलत है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए हमारे संविधान में न्यूनतम आयु का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो इस वजह से पहला कथन तो गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है उसे कम से कम 5 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो आपको किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक न्यायाधीश के पद पर होना जरूरी है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि उसे 10 वर्ष के लिए 10 उसे 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है या तो आपको 5 साल के लिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश होना चाहिए, या फिर आप 10 साल के लिए हाई कोर्ट में अधिवक्ता होना चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, या फिर राष्ट्रपति के मत अनुसार आप एक सम्मानित न्यायविद होना चाहिए या विशिष्ट विधिवेता होना चाहिए, तब आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और ये ध्यान रखना, न्यूनतम आयु का हमारे संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा कथन ठीक है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 4 ऑप्शन है और आपको बताना कि इसमें कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को संसद के सभी सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष को आपके केवल लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है, ना कि विशेष बहुमत से, और ना ही संसद के द्वारा। केवल लोकसभा, संसद तो आपकी लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से मिलकर मिलती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना तो केवल लोकसभा के सदस्य, साधारण जो तत्कालीन सदस्य होंगे उनके बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। तो इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है और ना ही आपके पूरे संसद की जरूरत है। लोकसभा के तत्काल सदस्यों के बहुमत से इनको हटाया जाता है। इस वजह से पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है वो भारत के राष्ट्रपति को पत्र लिखकर त्यागपत्र देता है। तो दूसरा कथन भी गलत है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको जब त्यागपत्र देता है तो ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ना कि आपके राष्ट्रपति को, और ये त्यागपत्र आपको लिखित रूप में देना पड़ता है। तो दूसरा कथन भी क्या है, गलत है। तीसरा कथन कह रहा है जब उसे हटाने का प्रस्ताव सदन में विचाराधीन हो तो वो सदन की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता। तो तीसरा कथन भी गलत है। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन में की कार्रवाई में भाग ले सकता है और मत भी दे सकता है। लेकिन अगर मत बराबरी पर हो तो यहाँ पे निर्णायक मत जो का जो अधिकार होता है ये
इनको नहीं मिलेगा। तो पार्टिसिपेट भी करता है और मत का इस्तेमाल भी कर सकता है, लेकिन अगर मत बराबरी पर हो तो निर्णायक मत नहीं दे सकता है। तो इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन कह रहा है जब लोकसभा विघटित होती है, अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं छोड़ता और नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक तक पद धारण करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जब अगर लोकसभा अगर विघटित हो जाती है तो जो लोकसभा के अध्यक्ष का पद है ये तब भी बना रहता है जब तक कि जब नव निर्वाचित लोकसभा की बैठक नहीं होती तब तक इसका पद बना रहता है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा कथन सही है। तो जो डी ऑप्शन है ये आपका सही है। ए और बी और सी ऑप्शन तो गलत दिए गए, डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके संसदीय मंचों के संदर्भ में पूछा गया और इसमें 3 कथन है और आपको बताना कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों का पदहीन अध्यक्ष होता है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। लोकसभा का अध्यक्ष सभी संसदीय मंचों का अध्यक्ष नहीं होता, बल्कि जो जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर जो गठित संसदीय मंच होते हैं, इसका अध्यक्ष आपके जो राज्यसभा का सभापति होता है यानी उपराष्ट्रपति, वो इसका अध्यक्ष होता है। और जनसंख्या और सार्वजनिक और स्वास्थ्य पर जो गठित संसदीय मंचों को छोड़कर जितने भी संसदीय मंच होंगे, बाकी सबका अध्यक्ष कौन होता है? आपका लोकसभा का अध्यक्ष होगा, लेकिन सबका नहीं होता। इस वजह से पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि मंचों के सदस्यों का कार्यकाल सॉरी मंचों के सदस्यों का कार्यालय उनके संबंध सदन की सदस्यता के साथ संबंधित होता है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि कोई सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष सभापति को लिखित रूप से फोरम से अपना त्यागपत्र कर सकता है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। अगर किसी सदस्य को अपना त्यागपत्र देना है तो लोकसभा के अध्यक्ष को अपना लिखित त्यागपत्र देके अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा तीसरा कथन सही है। तो जो बी ऑप्शन है ये आपका सही आंसर होगा। और प्रेजेंट टाइम में 8 संसदीय मंच है और प्रत्येक मंच में 31 सदस्य होते हैं, या यूं कहें कि 31 सदस्य अधिक नहीं होते हैं। और इसमें 21 सदस्य तो आपके लोकसभा से होते हैं और 10 सदस्य आपके राज्यसभा से होते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके ग्राम सभा के संदर्भ में पूछा गया और इसमें भी 3 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है यह ग्राम स्तर पर पंचायतों की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों को से मिलकर बना एक निकाय है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो ग्राम सभा है ये आपके ग्राम स्तर पर जो पंचायतों की जो मतदाता सूची है उनसे जो उसमें जो पंजीकृत व्यक्ति होते हैं उनसे मिलकर एक निकाय बनता है और ये निकाय को आप ग्राम सभा कहते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि प्रत्येक पंचायत में छोटे स्तर पर खनिजों के खनन हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसाएं अनिवार्य होगी। तो दूसरा कथन भी ठीक है। अगर आपको प्रत्येक पंचायत जो छोटे स्तर पर अगर खनिजों का खनन करना है तो अगर आपको लाइसेंस प्राप्त करना है तो ग्राम सभा से पहले आपको विचार विमर्श करना पड़ेगा, उनसे अनुशंसाएं लेनी होगी, उनकी सहमति के बिना ये काम पॉसिबल नहीं है। तो जिस क्षेत्र पर ग्राम पंचायतों का अधिकार है वहाँ से आपको इनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि पैसा अधिनियम 1996 के तहत यह निर्धनता उन्मूलन और अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थियों की पहचान हेतु उत्तरदायी है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा तीनों ही कथन ठीक है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्र अधिकार के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने 2 कथन और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ जो भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 143 में इसमें राष्ट्रपति को 2 मामलों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है। एक तो सार्वजनिक मामलों में और दूसरी किसी पूर्व संवैधानिक संधि या कोई समझौता हुआ हो या उससे कोई जुड़ा कोई दस्तावेज हो, ऐसे विवादों से भी सलाह ले सकता है। और जो सार्वजनिक महत्व के मामले हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं है कि राय दे या ना दे, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि से जुड़ा हो या किसी एग्रीमेंट से जुड़ा हो या कोई ऐसा अन्य दस्तावेज हो जो विवादित हो तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को अपनी राय देना जरूरी है, कंपलसरी है। तो इसमें देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले या विधि के किसी प्रश्न पर परामर्श हेतु उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। भारत का राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामले से आपके सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है कि इस पे आप अपनी राय दें, और सुप्रीम कोर्ट इसमें सलाह दे भी सकता है और सलाह नहीं भी दे सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और सुप्रीम कोर्ट अगर ये सलाह दे भी देता है, अगर परामर्श दे भी देता है, तो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। राष्ट्रपति भी चाहे तो इसको स्वीकार करें, चाहे तो इसको स्वीकार नहीं कर सकता है। इस वजह से पहला कथन तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवेदित प्रतिवेदित मत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। तो दूसरा कथन भी गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई
अपनी रिपोर्ट दे दी, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति उसको मानेगा, तो ये कंपलसरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं होता है। तो इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन के पीएम केयर्स फंड के बारे में पूछा गया, और इसमें 3 कथन है और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि प्रधानमंत्री इस कोष के पदेन अध्यक्ष होता है, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो पीएम केयर्स फंड होता है, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये आपात स्थितियों से निपटने के लिए इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। यानी प्रधान, इसका हिंदी में अगर बोले तो प्रधानमंत्री नागरिक सहायता राहत कोष है ये, है ना। दूसरा कथन कह रहा है कि यह बजटीय अनुमोदन के साथ साथ CSR योगदान योगदान दोनों के माध्यम से वित्त पोषित है, तो दूसरा कथन गलत है। इसे किसी भी प्रकार का बजटीय समर्थन प्राप्त नहीं होता है, तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि आम लोगों द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु RTI दायर की जा सकती है, क्योंकि इस क्योंकि इसे एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है, तो तीसरा कथन भी गलत है। ये जो पीएम केयर्स फंड है ये आपका सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में नामित नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है। इस वजह से आपको जो RTI के माध्यम से आप इसकी सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसमें पहला कथन तो ठीक है, दूसरा तीसरा कथन गलत है, तो इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, इसमें 3 कथन दिए गए और आपको बताना है कि इसमें 3 कथनों में कौन कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत सरकार की ओर से विधिक रूप से अधिकृत सभी भुगतान भारत के संचय निधि से किए जाते हैं, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो भारत सरकार की ओर से जो विधिक कानूनी रूप से जो अधिकृत भुगतान किए जाते हैं, ये आपके भारत की जो संचय निधि होती है उसमें से दिए जाते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि के लोक भारत के लोक लेखा से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है, तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। भारत में जो लोक लेखा में जो भुगतान किया जाता है उसमें संसदीय विनियोग की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती है, इस वजह से दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि भारत की आकस्मिकता निधि को भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा धारित किया जाता है, तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो भारत की जो आकस्मिकता निधि है, इसको आपके वैसे तो ये राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है, लेकिन इसको जो कंट्रोल करने का जो काम करता है, इसको जो रेगुलेट करने का काम करता है, ये आपके वित्त सचिव इसको देखता है। तो इसमें पहला दूसरा तीनों ही कथन ठीक है, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके मंत्रिपरिषद के संदर्भ में पूछा गया, और आपके सामने 2 कथन और आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन सही है। मंत्रिपरिषद के संबंध में मुख्यमंत्री से संबंधित पूछा गया है। पहला कथन कह रहा है कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों का विभाजन करता है, तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर होता है ये मंत्रियों को डिपार्टमेंट देता है, इसको अपने विभागों का जो बंटवारा का जो करने का जो काम है कि आपके मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। किस मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, ये मुख्यमंत्री के अधिकार है। दूसरा कथन कह रहा है कि मुख्यमंत्री की मृत्यु होने से मंत्रिपरिषद विघटित हो सकती है, तो दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगर मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो आपका पूरा मंत्रिपरिषद ही समाप्त हो जाता है, तो पहला और दूसरा दोनों कथन ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगर मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो भी आपका मंत्रिपरिषद क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और मुख्यमंत्री आपके राज्यपाल से मंत्री को बर्खास्त करने की भी शक्ति होती है। अगर किसी मंत्री को हटाना है तो राज्यपाल से वो सिफारिश कर सकता है कि इसको हटा दें, और मंत्री को भी त्याग पत्र देने के लिए वो कह सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो आपके मुख्यमंत्री होता है, CM होता है। और जो आपके जो मंत्री होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है, और राज्यपाल आपके मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। जिसको मुख्यमंत्री नाम दे देता है उसी को ही राज्यपाल आपके